नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस एनालिसिस में। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के वो आर्टिकल्स जो आपके इनकम, आपके खर्चे और आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। तो ओवरऑल ये इकोनॉमिक इवेंट्स होंगे, बिजनेस इवेंट्स होंगे, कुछ बिजनेस पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज होंगी गवर्नमेंट की, या फिर कुछ जियो पॉलिटिकल इवेंट्स, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग तरह की जो इवेंट्स हैं वो अफेक्ट करती हैं चीज़ों को। यूजुअली हम देखते हैं कि रिपल इफेक्ट होता है। तो ऐसे वीडियोस अगर आपको पसंद है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अभी, और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं अगर अपनी फीड में आप ऐसी और वीडियोस चाहते हैं। एक ओवरव्यू ले लेता हूँ मैं, आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं हम। सबसे पहले, आप जो कमा रहे हैं रुपया, आप कितना ही सेव कर लीजिए और कमा लीजिए, अगर उसकी वैल्यू ही कम होती रहेगी तो आप ये सोचिए कि आपको कितने अच्छे इन्वेस्टमेंट्स ढूँढने पड़ेंगे कि आप उस गिरती हुई वैल्यू को आप एक्चुअली कॉम्पेंसेट कर पाओ, रिकवर कर पाओ। तो ऐसा रुपए के साथ होता हुआ हमें नज़र आ रहा है कि डॉलर जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, बड़ी तेज़ी से मैं कहूँगा मज़बूत हो रहा है, डॉलर इंडेक्स बाकी करेंसीज़ के अगेंस्ट। एंड रुपए के साथ भी हमें यही सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो हमारा रुपी अगर वैल्यू में इरोड होता है तो हमारे एसेट्स की वैल्यू, हमारे इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू भी इरोड होती है अपने आप, राइट? तो ये एक कंसर्न रहता है हमारे लिए यूजुअली। और ऑफ कोर्स रुपी धीरे-धीरे तो इरोड होना ही है, एक दिन 100 भी जाएगा, लेकिन ये तुरंत नहीं होना चाहिए, राइट? स्टेबिलिटी रहनी चाहिए मार्केट में थोड़ी। तो रुपी जो है नया फ्रेश लो बना चुका है, और यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे ये 84.7 पर आ चुका है वर्सेस डॉलर। ये मंडे का मैं आपको बता रहा हूँ डेटा। एंड कंसर्न्स क्या कह रहे हैं, एक तो ग्रोइंग स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, जो स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई इस बार जो डेटा है वो, हाइटन ग्रीन बैक डिमांड, डॉलर का डिमांड भी काफी बढ़ गया है, एक ये भी प्रॉब्लम है इन द नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स मार्केट। एंड डोमेस्टिक करेंसी अगर आप देखेंगे, हमारी डोमेस्टिक करेंसी मतलब यहाँ रुपए की बात हो रही है, ये डिक्लाइन हुआ है 0.25% ड्यूरिंग द डे। ये स्टीपेस्ट मतलब सबसे स्टीप, सबसे बड़ा फॉल है सिंस जून 2000, सॉरी यस 4 जून 2024 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जब जनरल इलेक्शंस आया था। एंड रुपी क्लोज हुआ था 84.49 पर डॉलर पे फ्राइडे को। तो रुपी जो है वो 0.73% वीक हो गया है इस महीने अगर आप देखेंगे पास मंथ, एंड नियरली 1.8% इन 2024 सो फार। तो गिवन आरबीआई का जो सब्सटैंशियल शॉर्ट पोजीशंस है एनडीएफ नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स मार्केट में, और लिमिटेड रूम है इंटरवेंशन का, रुपी अभी प्रेशर में आगे रह सकता है। अब यहाँ पे रुपी देखिए, रुपी और डॉलर, रुपी डॉलर का जो मैं बोलूँगा रिलेशनशिप है ना, ये पूरी तरीके से यूजुअली डिमांड एंड सप्लाई से ही ड्रिवन है ऑफ कोर्स। जैसे हर चीज़ की अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो डिमांड सप्लाई देखते हैं आप, लेकिन डिमांड सप्लाई के रीजंस बहुत सारे हैं, ठीक है? एंड इसमें बहुत सारे हम देखते हैं कि एफआईज और एफपीआईज इंडिया में बेचते हैं, खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स को बेचते हैं, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। हमारे ऑयल इम्पोर्ट्स जो है उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, हमारा इम्पोर्ट बिल उसी के हिसाब से हम लोग देखते हैं, राइट? मैं कहूँगा इंटरेस्ट रेट्स भी अफेक्ट करता है, राइट? काफ़ी इसको। एंड इसके अलावा और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप देखेंगे रुपया और डॉलर की डिमांड में काफ़ी, मैं कहूँगा हमें क्या बोल सकते हैं, वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। अब वॉलेटिलिटी तो देखिए होता है कि शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव हो गए, बट ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है कि रुपया हमेशा डॉलर के अगेंस्ट नीचे ही गिरता रहेगा, एंड डॉलर हमेशा ऊपर जाता रहेगा रुपए के अगेंस्ट। तो ये कोई मैं कहूँगा चौंकाने वाली बात नहीं होगी, लेकिन स्टेबिलिटी के साथ होना बहुत ज़रूरी है। एक बार में बड़े मूव्स नहीं आने चाहिए, एकदम से मार्केट कमज़ोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे मार्केट में लोग थोड़ा डर जाएँगे। करेंसी में स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ एक्सपोर्टर्स को काफ़ी फ़ायदा होगा, जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं उन कंपनीज़ को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। इम्पोर्टर्स को यहाँ लॉस होगा, राइट? जो लोग इम्पोर्ट करते हैं उनके लिए ये ज़्यादा अच्छी न्यूज़ नहीं है। आते हैं मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई पे एट 11th मंथ लो ऑन प्राइस प्रेशर्स। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 11 महीने के लो पे आ गया। भाई होता क्या है ये मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई? अब मैं बता दूं जिन लोगों को नहीं पता, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स इसका नाम है। मैं एक्सप्लेन करता रहता हूँ कई बार, और मैं आपको बोलता हूँ अगर आप कभी डिबेट कर रहे हैं किसी से और किसी ने बोला कि इंडिया में तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो डिटीरियोरेट हो रहा है, अच्छा नहीं है, तो आप कैसे करेंगे चेक? क्या आप अपने मोहल्ले में जाकर कंपनीज़ देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग की, कि बढ़ा है उनका काम या नहीं हुआ है? नहीं, आप ऐसे नहीं करेंगे। आप पीएमआई का डेटा देखेंगे। पीएमआई क्या है? पीएमआई अगर 50 से ऊपर जाए ना जितना भी,
तो वो एक्सपेंशनरी स्टेज में होता है, और 50 से जितना ऊपर जा रहा है, 51, 52, 55, 60, वो एक्सपैंड कर रहा है, बढ़ रहा है। और अगर 50 से कम आ गया तो कॉन्ट्रैक्शन के स्टेज में है। लेकिन अगर 58 से अगर ये 55 आ जाता है फॉर एग्जांपल, तब भी हम बोलेंगे कि एक्सपेंशन वाले स्टेज में तो है, लेकिन एक्सपेंशन कम हो रहा है। पहले 58 था, अब 55 है। तो आप समझ गए कि मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स क्या होता है। तो stymied by fierce competition and price pressures, growth in India's manufacturing sector slipped to 56.5 in November, according to private business survey released on Monday. जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है इंडिया में, वो स्लिप होकर ये आ चुका है 56.5। तो ये बोलेंगे 56.5%, नहीं, ये खाली ये यूनिट लेस है, 56.5 पर आ गया है पीएमआई। ठीक है, पीएमआई हमारा कितना चल रहा है अभी, 56.5। एंड compiled by S&P Global and the HSBC Final India Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI). ये किसने बनाया है? S&P Global and HSBC के फाइनल इंडिया का है ये। एंड काफ़ी सारे बैंक्स और मैं कहूँगा जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं वो डेटा रिलीज करते हैं, सारी कंट्रीज के लिए करते हैं। आप चाइना में भी देखेंगे, आप यूरोप में देखेंगे, यूएस में और इंडिया में भी। तो ये पहले कितना था, 57.5 था, जो अब घिर करके 56.5 आ चुका है। जो फिगर है अबव 50, ये डिनोट करता है एक्सपांशन इन एक्टिविटी, एंड 50 के नीचे दिखाता है कॉन्ट्रैक्शन। तो जो गुड्स प्रोड्यूसर्स है, मतलब मैन्युफैक्चरर्स है, उनको थोड़ी कमजोरी दिखी, उनके लिए जो है बिजनेस इतना कुछ खास नहीं रहा। ठीक है, नवंबर की अगर आप बात करते हैं तो जो रेट ऑफ एक्सपांशन है वो भी सेकेंड वीकेस्ट था, सबसे मैं कहूँगा दूसरा सबसे वीकेस्ट मंथ था ये पिछले 11 महीनों में, ahead that of registered in September। ग्रोथ जो था यहाँ पे फेवरेबल डिमांड की वजह से काफ़ी सपोर्ट रहा, लेकिन फियर्स कंपटीशन और प्राइस प्रेशर की वजह से यहाँ इन्हें काफ़ी दिक्कत हुई। मतलब मैन्युफैक्चरर्स ने डिमांड तो देखा कि सही है, ऐसा नहीं है कि मार्केट में डिमांड नहीं है। प्रॉब्लम क्या रही फिर? प्रॉब्लम ये रहा कि आप देखिए इनके बीच में जो कंपटीशन रहा और प्राइस प्रेशर रहा, ये इनका काफ़ी आप कह सकते हैं इनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहा है। इंडीड जो लेटेस्ट रिजल्ट्स हैं वो दिखाते हैं कि इंडियन गुड प्रोड्यूसर्स जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं अपनी सेलिंग प्राइसेस टू ग्रेटेस्ट एक्सटेंट। अक्टूबर 2013 से अभी तक के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा तेज़ी से ये अपने प्राइसेस को इंक्रीज कर रहे हैं, सेलिंग प्राइसेस को। जो देखिए, प्रंजुल भंडारी चीफ इंडिया इकोनॉमिस्ट एचएसबीसी के, उनका ये कहना है कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है ना, ये स्लाइटली डाउन है प्रायर मंथ से, लेकिन ये एक्सपेंशनरी टेरिटरी में तो रहेगा ही। मतलब ये एक्सपैंड करता रहेगा, भले ही हो सकता है कि जो रेट ऑफ एक्सपेंशन है वो थोड़ा बढ़े या घटे, उसमें उतार चढ़ाव हम देख सकते हैं। बट बाकी इसमें हमें कोई शक नहीं है कि ये आगे एक्सपैंड करता रहेगा, 50 के ऊपर ही रहेगा। इनका कहना है इंटरनेशनल डिमांड अच्छा है, ठीक है, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स काफ़ी आए हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है लॉन्ग रेंज में हमें काफ़ी हेल्प करने वाली हैं यहाँ पर। एंड जो रेट ऑफ एक्सपेंशन है इंटरनेशनल डिमांड की कंपैरिजन में, अगर इंटरनेशनल डिमांड में भी देखेंगे, मतलब जो ओवरऑल ग्लोबल डिमांड है इंडियन गुड्स के लिए, उसमें भी एक्सपेंशन काफ़ी बढ़िया हुआ है पिछले 4 महीनों में, अभी बेस्ट चल रहा है ये, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर अस, क्योंकि अब इकोनॉमिक डेटा वीक आया, ठीक है, जीडीपी का, एक्सपोर्ट डेटा भी कुछ खास नहीं आया। तो अगर इस तरीके की चीज़ होती है आगे की, अगर हमारा एक्सपोर्ट वगैरह के लिए इतना बढ़िया ऑर्डर्स है, इतना बढ़िया चल रहा है सब कुछ, देन वी कैन बी वेरी अश्योर्ड कि आगे हमारा जीडीपी डेटा भी बहुत बढ़िया आना चाहिए, राइट। एंड इसके अलावा हमारा ओवरऑल एक्सपोर्ट डेटा भी काफ़ी अच्छा आना चाहिए, जो इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयमेंट फ्रंट पे अगर आप देखेंगे तो 9th मंथ इन अ रो अगर आप देखेंगे तो फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया जो है ये बढ़ी है ड्यूरिंग नवंबर, डिस्पाइट सॉफ्टनिंग फ्रॉम अक्टूबर। तो रेट ऑफ जॉब क्रिएशन भी बहुत सॉलिड रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। आते हैं अगले आर्टिकल पे। चिप वॉर एस्केलेट्स एज यूएस टाइटन्स कर्ब्स ऑन चाइना। अब देखिए, दुनिया में हम लोग ट्रेड वॉर सुन रहे हैं, राइट, लेकिन अब चिप वॉर चल रहा है किसके बीच में? यूएस एंड चाइना के बीच में। तो क्या ये पोटैटो चिप्स की बात हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? सेमीकंडक्टर चिप्स की। एंड सेमीकंडक्टर चिप्स यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल एसेट बन गए हैं, एंड बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शनिस्ट बन रही हैं कंट्रीज इस टेक्नोलॉजी को लेकर के। अगर आप देखेंगे यूएस को स्पेसिफिकली, वो किसी भी तरीके से चाहता है कि जो नए लेटेस्ट चिप्स है ना, इसको बनाने की टेक्नोलॉजी कहीं चाइना को ना मिल जाए। आप समझ रहे हैं? तो इनोवेशन करने के साथ साथ इनोवेशन को ना अपने पास बचा के रखना भी आसान काम नहीं है। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ नए रेस्ट्रिक्शंस लगाए। यस, अभी ट्रम्प जीत गए इलेक्शन, लेकिन वो जनवरी में प्रेसिडेंट बनेंगे। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अनवील किया है नए रेस्ट्रिक्शन चाइना के एक्सेस पे टू वाइटल कंपोनेंट्स फॉर चिप्स एंड एआई। तो इनका कहना है कि जो वाइटल कंपोनेंट्स है ना, जो सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने में हमारी मदद करते हैं, हम वो यूएस से चाइना नहीं पहुंचने देंगे, हम उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। और इनके जो टेक्नोलॉजिकल एम्बिशंस हैं, हम इनको काबू में रखना चाहते हैं। जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, उन्होंने एडिशनल कर्व्स लगाए हैं ऑन सेल ऑफ हाई बैंडविड्थ मेमोरी एंड चिप मेकिंग है।
इंक्लूडिंग दैट प्रोड्यूस्ड बाय यूएस फर्म्स एट फॉरेन फैसिलिटीज। इन्होंने ब्लैकलिस्ट किया है 140 और ज्यादा उससे ज्यादा चाइनीज एंटिटीज को, जो बीजिंग के बिहाफ पे एक्ट कर रही थी, लेकिन उन्होंने उनका नाम नहीं लिया है। तो इनका कहना है कि बीजिंग के नाम पे, मतलब गवर्नमेंट के नाम पे, चाइनीज गवर्नमेंट के नाम पे एक्वायर कर रहे थे टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी वाली चिप्स। तो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट जो है वो, डेवलपमेंट रूल जो है वो, आप देखेंगे कि अर्लियर प्रपोजल से काफ़ी कम ही रहे हैं। एंड इसकी वजह से क्या हो रहा है, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन प्लेयर्स जो है ना, यहाँ पे काफ़ी बड़ी हमें रैली देखने को मिल रही है। अब देखिए सेमीकंडक्टर के हब्स तो आप देखेंगे, एक तो ताइवान है, राइट? ताइवान में अच्छी खासी मैन्युफैक्चरिंग होती है, टीएसएमसी का नाम आपने सुना है जैसे कि। एंड इसके अलावा यूएस में अगर आप देखेंगे तो अभी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, एंड यूएस चाहता है कि वो पूरी दुनिया से जहाँ-जहाँ उसके एलाइज़ हैं, वो वहाँ से शिफ्ट करके लेकर आए कहाँ? यूएस में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को। और सिंपल एक गोल है, वो कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास अगर जो इसके एलाइज़ हैं, जो छोटी कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ताइवान को ही देख लो आप, कि यार तुम अगर मैन्युफैक्चर करोगे ना, तो दिक्कत होगी। ये फिर तुमसे कोई चुरा लेगा, तुम छोटे हो, तुम प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे इस टेक्नोलॉजी को। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इसको प्रोटेक्ट किया जाए, इसीलिए हमें दे दो, हम यहाँ सेटअप कर रहे हैं, ठीक है? और हम इसे प्रोटेक्ट कर पाएँगे और इस टेक्नोलॉजी को हम जाने ही नहीं देंगे, हमारे पास से किसके पास? चाइना के पास, राइट? तो ये एक इनका बड़ा क्लियर फंडा है यहाँ पे। तो यूएस रिस्ट्रिक्ट करेगा पीआरसीज़ एबिलिटी टू प्रोड्यूस टेक्नोलॉजीज़ की टू इट्स मिलिट्री मॉडर्नाइज़ेशन और रिप्रेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब लिटरली या ह्यूमन राइट्स के बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन मिलिट्री मॉडर्नाइज़ेशन चाइना जो कर रहा है, उसके लिए सेमीकंडक्टर चिप्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। कोई एक ऐसा मुझे नहीं लगता कि एडवांस टेक्नोलॉजिकल वेपन है, जिसमें सेमीकंडक्टर चिप यूज़ ना होता हो। आप मिसाइल्स देख लीजिए, रॉकेट लॉन्चर्स देख लीजिए, आप कुछ भी देख लीजिए। एंड यहाँ पे चाइनीज़ इसमें प्रोग्रेस करे, यूएस ये नहीं चाहता है। तो उनका क्लियर क्लियर कट ये स्टेटमेंट है दैट वी डोंट वांट कि ये टेक्नोलॉजी ये अपने डिफेंस को मॉडर्नाइज़ करने के लिए यूज़ करें। अब इंडिया की अगर बात करें तो देखिए, इंडिया तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं। इस लड़ाई में हिस्सा ही नहीं बन सकता है इस टाइम पे, क्योंकि सेमीकंडक्टर बनाना, चिप्स बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, एंड बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट्स भी चाहिए उसके लिए। फिर सेटअप करना, मैन्युफैक्चरिंग, और मैं कहूँगा कि मतलब काफ़ी काफ़ी सारे लोग हैं इंडियंस जो काम कर रहे हैं सेमीकंडक्टर कंपनीज़ के लिए, लेकिन वो इंडिया में नहीं, वो यूएस में कर रहे हैं या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में कर रहे हैं, जहाँ पे अच्छी खासी रिसर्च के लिए फंडिंग अवेलेबल है इसके लिए। एंड क्योंकि ये काफ़ी सोफिस्टिकेटेड चीज़ है, तो मतलब ईज़ी नहीं है एक डेवलपिंग कंट्री के लिए ये अचीव कर पाना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, स्कोप ऑफ मेजर्स इज़ अ नियर टर्म पॉजिटिव रिलीफ टू इन्वेस्टर कंसर्न्स ऑफ एस्केलेटिंग एक्सपोर्ट कंट्रोल्स। सिटी के एनालिस्ट ने कहा है कि फ्यूचर रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं और ज़्यादा ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। एंड यहाँ पे आगे एक्सपेक्टेड ये है कि जब रिपब्लिकन प्रेसिडेंट आएँगे, तो वो और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाएँगे सेमीकंडक्टर चिप्स पे और दूसरी टेक्नोलॉजिकल चीज़ों पे, क्योंकि अगर आप देखें तो जब 5G और 6G की बात हुई थी, तो यूएस ने ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में ही काफ़ी सारे सैंक्शंस लगाए थे हुआवे के सीईओ पर एंड हुआवे कंपनी पे। अब डिस्कस करते हैं हम लोग एक आर्टिकल, ये सीमेंट सेक्टर के बारे में है। आप में से कुछ लोग तो ज़रूर होंगे जिन्होंने ना सीमेंट सेक्टर में पैसे लगा रखे होंगे, सीमेंट स्टॉक्स में। तो क्या चल रहा है अभी सीमेंट इंडस्ट्री में? हम देख रहे हैं यार, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, रेलवे में काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस। तो सीमेंट की तो डिमांड भर-भर के होनी चाहिए इस टाइम पे, राइट? और सीमेंट काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है आजकल, क्योंकि हमने देखा है कि अडानी ग्रुप ने काफ़ी सारी कंपनीज़ खरीद ली, राइट? सीमेंट की एसीसी खरीद लिया, अंबुजा खरीद लिया। इसके अलावा और भी 1-2 कंपनीज़ हैं मैं कहूँगा जो उन्होंने खरीद लिया है। तो क्या चल रहा है? इतना क्यों, मतलब चीज़ें, सीमेंट इंडस्ट्री काफ़ी, मतलब इतना न्यूज़ में रहने वाली इंडस्ट्री कभी रही नहीं है, तो आजकल क्या है? तो देखिए सीमेंट का ना, अगर आप देखेंगे लास्ट क्वार्टर जो है वो काफ़ी स्लो रहा। वॉल्यूम ग्रोथ 3% रही, ठीक है? अगर वॉल्यूम ऑफ सीमेंट अगर आप देखें, सीज़नल वीकनेस की वजह से डिमांड वीक रहा, और ये तो रहता ही है, बारिश के टाइम पे मैं देखता हूँ लोग कंस्ट्रक्शन नहीं कराते हैं इंडिया में। अल्ट्राटेक सीमेंट में 3% की ग्रोथ थी, श्रीराम सीमेंट जो था वो टॉप वॉल्यूम गेनर था, 9% का ग्रोथ था, एंड डालमिया भारत 8%। एग्रीगेट अगर रियलाइजेशंस देखें तो 7% नीचे था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, एंड अबाउट 2%। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट मार्जिन है ना इन कंपनीज का, वो ऑफसेट हो गया अ लिटिल बाय लोअर फ्यूल कॉस्ट, एंड जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर टन जो है ये करीब 25% गिर गया ईयर ऑन ईयर। तो एक टन पे जितना पहले प्रॉफिट आता था उससे 25% कम आने लग गया, ठीक है, टू 645 आने लग गया फ्रॉम 890 पर टन।
ऑन सिक्वेंशियल बेसिस। तो यहाँ पे ऑन ईयर बेसिस और सिक्वेंशियल बेसिस पे 840 से 645 पर आ चुका है। तो मैंने आपको बताया था ईयर ऑन ईयर बेसिस मतलब इस सितंबर को 2023 वाले सितंबर से कंपेयर करेंगे, और अगर आप कंपेयर करेंगे अगस्त को सितंबर से, तो वो सिक्वेंशियल बेसिस होता है। तो डिमांड पिकअप हो सकता है आगे सेकंड हाफ में, तो यहाँ चिंता की ज़रूरत नहीं है, जिसके पास मुझे लगता है कि 7 के स्टॉक्स पड़े होंगे। यहाँ पे जो बजट का इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है वो रहेगा, नॉर्मल मॉनसून एक्सपेक्टेड है, और रूरल सेंटिमेंट बड़ा बढ़िया चल रहा है और इंक्रीज होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, सप्लाई यहाँ पे और बढ़ाई भी जाएगी, कैपेसिटी एडिशंस हो रहे हैं, जो हमारी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। ऑल इंडिया एवरेज रिटेल प्राइस जो था वो फ्लैट है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 353 पर 50 केजी के बैग से अभी रेट चल रहा है। तो प्राइसेस जो है वो 3 कॉन्सेक्यूटिव क्वार्टर से, पिछले 3 क्वार्टर से, मतलब आप देखिए करीब-करीब 9 महीनों से आप देखेंगे कि ये सॉरी 3% का यहाँ डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो जो एवरेज प्राइस है इंडिया में इस टाइम पे सीमेंट का वो है 353 पर 50 केजी, एंड लास्ट 3 क्वार्टर्स मतलब लास्ट 9 मंथ्स में 3% का डिक्लाइन हुआ है। तो जो लोग अभी घर बनाने की सोच रहे हैं, मुझे लगता है तो उन्हें सीमेंट वगैरह सही दाम पे मिलेगा अभी तो, क्योंकि आगे मुझे लगता है जब आप घर बनाने की कोशिश करेंगे या लेने जाएँगे या कंस्ट्रक्शन की कोशिश करेंगे, तो यही चीज़ें आपको यहाँ से 10% 20% महँगी मिल सकती हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है। और फैक्टर जो कंट्रीब्यूट करते हैं टू अ स्लो नवंबर इंक्लूडेड फेस्टिवल्स, लिमिटेड लेबर अवेलेबिलिटी, कंस्ट्रक्शन बैन्स इन दिल्ली, महाराष्ट्र एंड झारखंड इलेक्शन, एंड स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा स्लो फंड डिसबर्समेंट्स, मतलब फंड एलोकेशन जो इन्होंने किया था वो फंड रिलीज नहीं किया, क्योंकि और इलेक्शंस भी थे महाराष्ट्र झारखंड में, दिल्ली में तो बैन था कंस्ट्रक्शन पे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स रहे, फेस्टिवल्स की वजह से लेबर भी थोड़े कम शॉर्टेज रहे। ये सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से हमें देखने को मिला कि सीमेंट में जो ग्रोथ है जो एक्सपेक्टेड थी वो ग्रोथ हमें नहीं देखने को मिली है। तो इंडस्ट्री ने कंसोलिडेशन देखा है वाया एक्विजिशन। अब क्या हुआ, मैंने आपको बताया था कुछ एक्विजिशन हुए हैं, जैसे कि विद अंबुजा एंड अल्ट्राटेक लीडिंग द वे। कंसोलिडेशन सॉ कैपेसिटी शेयर ऑफ टॉप 5 प्लेयर्स राइजिंग फ्रॉम 45% टू 62%। जो टॉप 5 प्लेयर्स है ना सीमेंट इंडस्ट्री में, पहले वो 45% इनकी कैपेसिटी थी सीमेंट, टोटल सीमेंट इंडस्ट्री की। अब वो बढ़ के कितनी हो चुकी है, अब देखिए अब वो बढ़ के हो चुकी है 62%, क्योंकि ये एक दूसरे को एक्वायर करने में लगे हुए थे। तो यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो जो सीमेंट प्राइसेस है वो करीब-करीब 4 साल के लो पे चल रहे हैं इस टाइम पे, सीमेंट के दाम। तो महँगाई वैसे तो बढ़ रही है, पिछले 4 साल में हर चीज़ की महँगाई बढ़ी है, लेकिन सीमेंट के दाम देखकर लग रहा है कि हाँ यार, यहाँ पे तो कोई इंक्रीमेंट हुआ ही नहीं है। एंड जो सीज़नल इम्प्रूवमेंट्स है यूटिलाइज़ेशन में और लो फ्यूल कॉस्ट है, अगर वो सस्टेन करते हैं, तो यहाँ पे हमें रिवाइव देखने को मिल सकता है। प्राइसेस सीमेंट के दोबारा बढ़ सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स के लिए तो अच्छी न्यूज़ है कि सीमेंट के दाम बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा, शेयर भी बढ़ेगा। लेकिन जो भी लोग अभी कंस्ट्रक्शन का सोच रहे हैं, उन्हें थोड़ा ध्यान रखना होगा कि उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं होगी। तो अगर आप ब्रेकडाउन देखेंगे मंथ ऑन मंथ रीजनल प्राइसेस मूवमेंट्स का, तो यहाँ पे सेंट्रल और नॉर्थ रीजन्स में रिकवरी है, ठीक है, इंडिया के, और वेस्ट में भी आगे एक्सपेक्टेड है। जो ईस्ट और साउथ है, यहाँ पे प्राइस ड्रॉप हुआ है। तो यहाँ पे लीड करना शुरू किया है किसने, सेंट्रल ने और नॉर्थ में। एंड महाराष्ट्र इलेक्शन हो गया है, क्योंकि तो अब हमें लगता है फिर से वेस्ट में हमारे काफ़ी हमें अच्छा खासा डिमांड पिकअप देखने को मिल सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है। इलेक्शंस में अगर आप देखते हैं कभी भी तभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आप देखो कि इलेक्शन की वजह से ना इकोनॉमी और ग्रोथ में काफ़ी स्लो डाउन हो जाता है, पॉलिसीज जो चेंजेस आनी है वो हॉल्ट हो जाती है, काम बिल्कुल रुक जाता है 6 महीनों के लिए। तो ये बड़ा प्रॉब्लमैटिक है। तो जो लो बेस है इसकी वजह से हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ तो रहेगा इस बार। एंड प्रॉफिट जो है वो अभी ज़्यादा कुछ खास नहीं रहने वाला है, इनका ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ खास नहीं रहने वाला है, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे तो प्राइस तो नहीं इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। तो हो सकता है आगे अगर प्राइस इंक्रीज अच्छा हो तो हमें सीमेंट में प्राइस ग्रोथ देखने को मिले। बांग्लादेश हाउस पावर परचेज फ्रॉम अडानी ग्रुप। बांग्लादेश ने क्या किया, बांग्लादेश देखिए काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहता है आजकल, और अडानी ग्रुप से ये लोग पावर परचेज करते हैं, इनका 25 साल का आई थिंक अग्रीमेंट है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो हुआ ये कि इन्होंने काफ़ी दिन से काफ़ी जो बकाया ड्यू था वो पे नहीं किया, रीपे नहीं किया, जिसकी वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही थी। तो बांग्लादेश ने क्या किया, जितना वो पावर बाय करता था अडानी ग्रुप से, अब उसका वो सिर्फ 50% बाय करने लग गया है। यस, उन्होंने हाफ कर दिया है। और इन्होंने कहा है कि लो विंटर डिमांड है इसकी इनकी कंट्री में। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल से कहा है रॉयटर्स को मंडे को कि कुछ डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं ओवर ड्यूज, जो बकाया पैसा है
रनिंग इनटू हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। अडानी जो जिसके फाउंडर को अक्यूज किया गया है बाय यूएस अथॉरिटीज, वो इन्वॉल्व कि वो ब्राइबरी स्कीम में इन्वॉल्व है, ऐसा कहा गया है यूएस अथॉरिटीज द्वारा। तो उसमें अडानी ग्रुप ने सारे चार्जेस क्या किए, डिनाई कर दिए। लेकिन अब देखेंगे उसके बाद केनिया ने, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स थे अडानी ग्रुप के बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, वो कैंसिल कर दिया। एंड इसके बाद अब देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश ने सप्लाई हाफ कर दिया है अपना, कि हमें हाफ ही चाहिए। एंड यहाँ पे पेमेंट डिलेज भी हैं एंड फॉरेन एक्सचेंज शॉर्टेज भी है बांग्लादेश में। लेकिन मुझे ये लगता है कि देखिए, बांग्लादेश का रीज़न ये सब नहीं है कि इनके ऊपर चार्जेस लगे हैं या कुछ। बांग्लादेश का जो रीज़न है वो ये हो सकता है कि कैश में ना बांग्लादेश का रीज़न क्या हो सकता है? बांग्लादेश का रीज़न सबसे पहले तो ये हो सकता है कि भैया हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है? और 50% ही हम बिजली लेंगे अभी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें ज़रूरत सिर्फ़ 50% की है, हमारे पास पैसे ही नहीं है, राइट? सिंपल है, हम नहीं देंगे पावर लोगों को। अब लोग क्या करेंगे इसमें, राइट? व्हाट इज़ द वर्स्ट दे विल डू? पावर नहीं है, देश के पास पैसे नहीं है अभी। तो ये मुझे लगता है इस तरह के हाल पे छोड़ने वाली बात है। और अडानी ग्रुप अगर बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है, एग्रेसिव नहीं होते पेमेंट की ड्यूज़ को लेकर के, तो हो सकता है कि ये 100% अभी भी ले रहे होते, ठीक है? एंड देखते कि हाँ, चलो ठीक है, अभी इनको पैसे अभी कर लेंगे हम लोग। तो जो सब्सिक्वेंटली अगर आप देखेंगे, तो इन्होंने कहा है कि आप सिर्फ़ हाफ पावर ही सप्लाई कीजिए हमें, जितना आप पहले कर रहे थे, और ये ओल्ड ड्यूज़ जो है ये पे करते रहेंगे। इन्होंने कहा कि हम बहुत ही शॉक्ड हैं एंड एंग्री हैं कि इन्होंने हमारी सप्लाई कट कर दी, ठीक है? जो चेयरपर्सन है स्टेट रन बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के। विंटर डिमांड अभी डाउन है एंड हमने कहा है कि कोई नीड नहीं है दोनों यूनिट्स को रन करने की, जो प्लांट के दोनों यूनिट्स हैं। अडानी इन्हें सप्लाई कर रहा है पावर अंडर 25 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, जो 2017 में साइन किया गया था, जब प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना थी। $2 बिलियन का पावर प्रोजेक्ट था झारखंड में, जिसके तहत जहाँ से ये पावर सप्लाई होती है, जहाँ पे 800 मेगावाट की कैपेसिटी है ईच। तो प्लांट जो है वो सिर्फ 41.8% कैपेसिटी पे ही रन करता हुआ हमें नज़र आ रहा है इस टाइम पे। एंड जो बीपीडीपी सोर्सेज, जो बांग्लादेश की पावर अथॉरिटी है, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश ने बाय किया करीब 1000 मेगावाट अ मंथ फ्रॉम अडानी लास्ट विंटर, एडिंग दैट अडानी हैड आस्क्ड द बोर्ड कि वो रिज्यूम कब, वो पूछ रहे थे कि आप नॉर्मल परचेजेस को कब रिज्यूम करोगे, और इसका भी कोई डेफिनेट आंसर नहीं दिया गया है। तो यार, अगर मेरी 2000 मेगावाट की कैपेसिटी है, तो अब देखो ना कि अगर आप सिर्फ 1000 ही लोगे या 800 लोगे, तो मेरा जो कैपेसिटी है वो तो मेरा कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट तो जा रहे हैं ना मेरे। इट्स लाइक अगर आप मुझे ये कहो कि फॉर एग्जाम्पल आपने रूम लिया है, भले आप रहते नहीं हो, लेकिन आपको रेंट पे करना है, राइट? तो वो फिक्स कॉस्ट होता है आपका, राइट? तो आप बांग्लादेश को ये समझना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि अडानी पावर ने, क्योंकि उनके प्रोजेक्शंस के हिसाब से यहाँ पे आउटपुट मैं कहूँगा प्लान किया था, तो ये सवाल पूछना बनता है कि आप क्यों सिर्फ 50% ही यूटिलाइज कर रहे हो प्लांट का, क्योंकि हमारे लो प्रोडक्टिविटी की वजह से तो हमें काफ़ी लॉस हो रहा है, राइट? तो अब अडानी पावर ग्रुप के स्पोक्स पर्सन का कहना है कि वो सप्लाई कंटिन्यू कर रहे हैं टू बांग्लादेश, एंड जो माउंटिंग ड्यूज है वो सिग्निफिकेंट कंसर्न है, बहुत ही बड़े कंसर्न है ये। एंड ये ऑपरेशन जो है बिल्कुल अनसस्टेनेबल हो जाएंगे। ये कॉन्स्टेंटली बात कर रहे हैं इनसे, और उन्होंने अश्योर किया है कि ड्यूज क्लियर कर दिए जाएंगे, पैसे दे दिए जाएंगे। तो फर्म भी कॉन्फिडेंट है कि बांग्लादेश अपने कमिटमेंट को फुलफिल करता है, एंड जैसे कि अडानी भी अपने कॉन्ट्रैक्ट को अपलिफ्ट कर रहा है। जो करीम का कहना है कि बांग्लादेश वो करता है अडानी को अबाउट 650 मिलियन, जिसमें से 85 मिलियन पे किया गया लास्ट मंथ एंड 97 मिलियन पे किया गया अक्टूबर में। अडानी पावर सोर्स का कहना है कि जो ड्यूज हैं वो करीब करीब 900 मिलियन डॉलर हो चुके हैं। तो ये 650 वाली दुनिया में जी रहे हैं, और अडानी पावर कह रहा है कि 900 मिलियन डॉलर्स है। तो अब देखते हैं क्या सच है क्या नहीं है, एंड आगे क्या, मतलब यहाँ पे रीअसेस करना होगा, एंड काफ़ी निगोशिएशंस मुझे लगता है होंगी बांग्लादेश के साथ। तो ये चैलेंजिंग होगा जब आप किसी देश के गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करते हो एज अ कंपनी, ठीक है? रॉन्ग ऑयल प्राइस इज रियली अ प्रॉब्लम फॉर ओपेक, ये एक एडिटोरियल आर्टिकल है। एंड यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो राइटर ने लिखी है, तो स्टार्ट करते हैं, इसमें कुछ इंट्रो की ज़रूरत नहीं है। बेस्ट कैंडल्स वो होते हैं जो स्टार्ट आर दोज दैट स्टार्ट व्हेन समवन, बेस्ट कैंडल्स, ठीक है, तब स्टार्ट होते हैं जब कोई इंसान कहीं पर डिसाइड करता है कि वो बहुत ही कुछ शॉकिंग चीज बोल देगा, और वो क्या होता है? सच, ट्रुथ। ओपेक प्लस, ओपेक क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक प्लस क्या होता है? ओपेक प्लस में और कंट्रीज भी आ जाती हैं, रशिया जैसी कंट्रीज। एंड ऑयल कार्टेल है ये, जो यहाँ इन्होंने तो इसके जो सीनियर ऑफिशियल है उन्होंने पब्लिकली ये बोल दिया, जो प्राइवेटली लोग सोच रहे थे कि जो ग्रुप है ना ये ओपेक, ये आर्टिफिशियली
ऑयल प्राइस, कच्चे तेल के दाम को बहुत ज़्यादा ऊपर रख रहा है एंड इसकी वजह से क्या हो रहा है, इनके राइवल्स का फ़ायदा हो रहा है। रिज़ल्ट ये है कि ये प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर नहीं सकता, ठीक है? एंड यहाँ पे क्या करता है, रिलाई करता है एवर इंक्रीजिंग आउटपुट कट्स पे। तो आउटपुट को ये कट कर रहा है और यहाँ पे प्राइस को नीचे नहीं आने दे रहा। तो इनका यही है कि हम इसी दाम पे बेचेंगे, भले ही हम चाहे 10 बैरल बेचें, हमें मतलब नहीं है कि हम मिलियन बैरल बेच रहे हैं या नहीं। तो मुझे लगता है इस तरीके की सिचुएशन है। अगर आप देखेंगे, अश्विन जवान जो नंबर 2 ऑफिशियल है ईरानियन डेलीगेशन के टू ओपेक प्लस, उन्होंने पब्लिश किया एक कमेंट्री अपने कंट्री के स्टेट एंड न्यूज़ पे एंड उन्होंने कहा कि एक सप्लाई ग्लट है, ठीक है? एंड ये खुद ही बनाई गई है यहाँ पे ईयर्स ऑफ प्रोडक्शन कट की वजह से। इतना आप प्रोडक्शन कट कर रहे हो, ऑयल के सप्लाई को आर्टिफिशियली कम करने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे, ताकि आप दाम को ऊपर रख पाओ। और आप दाम को ऊपर रख रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है, दूसरे जो हमारे कंपटीटर्स हैं उनका फ़ायदा हो रहा है, पर्टिकुलरली ऑन द पार्ट ऑफ यूएस, इनका ये कहना है। एंड दैट वुड लीव अ लिमिटेड रूम फॉर मैन्यूवरिंग बाय ओपेक प्लस टू ईज़ इट्स रिस्ट्रिक्शंस। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही ये आर्टिकल आया ना, इनकी ये स्टेटमेंट आई, तुरंत से डिलीट कर दिया गया विदाउट एक्सप्लेनेशन। तो काइंड ऑफ ये मतलब ऐसा मूवमेंट हुआ कि तुरंत इसे हटाओ, ये इन्होंने क्या बोल दिया, ये तो इन्होंने सच बोल दिया है। लेकिन जो डैमेज था, ठीक है, इन द रन अप टू द कार्टेल्स नेक्स्ट मीटिंग वाज डन। डैमेज तो ऑलरेडी हो चुका है, दुनिया ने सुन लिया, सबने पढ़ भी लिया। और कमेंट्री echoes द चाइल्ड इन हांस क्रिश्चियन एंडरसन्स फेबल द एम्परर्स न्यू क्लोथ्स। ये कंपेयर किया इन्होंने एक फेबल से, स्टोरी से, जो प्रोक्लेम करता है कि बट ही हैजंट गॉटन एनीथिंग ऑन अस, यप द किंग इज इन ऑल टुगेदर। तो ओपेक प्लस ये अब इन्होंने कोट किया, आई थिंक, मुझे क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है ये फेबल, तो आई वोंट बी एबल टू रिलेट। सो अगर किसी ने पढ़ा है, सो प्लीज यू कैन एक्सप्लेन दिस पार्ट। ओपेक प्लस जो है अब क्या कर रहा है, देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब ओपेक प्लस क्या कर रहा है, ये डिले कर रहा है गैदरिंग। एक मीटिंग थी 1 दिसंबर की जो 5 दिसंबर तक चलनी थी, अब उसको इन्होंने डिले कर दिया, ठीक है? क्योंकि सऊदी अरेबिया क्या चाह रहा है कि भाई अब प्राइस को ऊपर रखना है, जितना हो सके प्रोडक्शन को कट करते रहो, आर्टिफिशियली हमें प्राइस को तो ऊपर रखना ही रखना है। और जून में ग्रुप ने अनाउंस किया था कि प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, कब से, 2 सितंबर 2024 से थ्रू आउट 2025 मंथली इंस्टॉलमेंट पे। लेकिन ऑयल प्राइसेस इतने वीक रहे, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, इंक्रीज नहीं किया सप्लाई को। क्योंकि देखो, अगर प्राइस कम है ऑलरेडी और आप सप्लाई और बढ़ा दो उस चीज़ की, तो प्राइस तो फिर कहाँ चले जाएगी, ज़मीन के अंदर घुस जाएगी। तो इन्हें डर यही है। तो जो पोस्टपोनमेंट है, इसके वजह से इन्हें एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है पोस्टपोन करके, कि भाई अब डिसाइड करते हैं क्या करना है। और एट मिनिमम सऊदी अरेबिया एटलीस्ट ये नहीं बोलेगा कि आप आउटपुट कट करो, लेकिन एटलीस्ट डिले करो आउटपुट इंक्रीज को थर्ड टाइम बाय समवेयर बिटवीन 3 and 6 months। तो किंगडम ने डिस्कस किया है प्रपोजल एक्स्ट्रा आउटपुट कट का, लेकिन अभी जीरो एपेटाइट है। देखिए, सिर्फ सऊदी अरेबिया ही है जो आउटपुट कट की बात करता है, बाकी जितने भी कंट्रीज है ना, कहा कि हमसे तो नहीं होगा, ठीक है, आप यहाँ डिसाइड कर लो, जो करना है आपको करो, हम लोग को ऑयल प्रोड्यूस करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इन द मीन टाइम रियाद जो है वो आर्म ट्विस्ट कर रहा है इराक और कजाकिस्तान का, कि वो प्रोडक्शन लिमिट को रिस्पेक्ट करे, कि हमने डिसाइड किया यार कि हमें नहीं बढ़ाना है प्रोडक्शन, तो मत बढ़ाओ आप, ठीक है? लेकिन वो क्या कर सकता है, आर्म ट्विस्ट कर सकता है, पिच कर सकता है। तो दोनों नेशंस जो है उन्होंने रेगुलरली पंप किया है अबव देयर कोटास, अलोंग विद रशिया, यूएई। आप सब देख लो, सब यहाँ मीटिंग में आते डिसाइड करते हैं, यस हम लोग ऑयल कम प्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा नहीं प्रोड्यूस करेंगे। और फिर ये लोग घर जाते हैं और फिर एकदम पूरी कैपेसिटी पे ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, ऑयल बेचते हैं। और सिर्फ एक सऊदी अरेबिया है जो यहाँ पे अकेला रह जाता है, जो बेचारा प्रोडक्शन को कट कर रहा होता है। तो कजाकिस्तान ने खुद अभी स्पेंड किए हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने लार्जेस्ट ऑयल फील्ड को एक्सपांड करने के लिए, और प्रोटेस्ट कर रहा है कि जो ग्रुप है वो रिकॉग्नाइज करता है कि इसके पास राइट है और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने का नेक्स्ट ईयर। एंड जो बैटल है उसके पास पोटेंशियल है कि ये कोई भी जो डील है वो डिले हो सकती है इसकी वजह से, या डीरेल हो सकती है। तो अल्टीमेटली ईरानियंस के पास भी राइट है, ठीक है? ओपेक प्लस सब्सिडाइज कर रहा है ग्रोथ का, अपने राइवल्स के ग्रोथ का। इनका ये कहना है कि जितने भी हमारे कंपटीटर्स हैं उनकी ग्रोथ हमारी वजह से हो रही है, क्योंकि हम लोग प्राइस को ऊपर रखते हैं। हमें प्राइस को नीचे आ रहा है तो आने दो, लेकिन हमें सप्लाई बढ़ाना होगा। अब हो ये रहा है कि आप प्रोडक्शन को कट कर रहे हो, तो सामने वाला अपना प्रोडक्शन कट तो कर नहीं रहा है, ठीक है? वो फुल कैपेसिटी पे बढ़ा रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, और प्राइस भी उसे बढ़िया मिल रहा है, राइट? क्योंकि आप ये देखो, आप $80 के हिसाब से आप 10 बैरल बेच रहे हो, ठीक है? आप कह रहे हो कि मैं 100 की जगह 10 ही प्रोड्यूस करूँगा, लेकिन प्राइस को 80 पे मेंटेन करूँगा। रशिया वहाँ पे 100 बैरल प्रोड्यूस कर रहा है फुल कैपेसिटी पे और 80 के दाम पे बेच रहा है। तो ओवरऑल नेट-नेट आपका रेवेन्यू कम हुआ, लेकिन पर बैरल कॉस्ट आपका 80 है। लेकिन रशिया के लिए तो दोनों फ़ायदे हैं, रेवेन्यू भी ब बढ़िया बढ़ रहा है, कॉस्ट भी बढ़िया है, प्रॉपर फुल कैपेसिटी पे चल रहा है। तो कंपैरेटर्स को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, यूएस को भी फ़ायदा हो रहा है, दूसरी कंट्रीज़ को। तो यहाँ पे सक्सेस अचीव कर पाना ओपेक प्लस के लिए बड़ा मुश्किल है, जहाँ पे ये कंसेंसस रखें और उसको फॉलो भी कर पाएँ। तो
हो सकता है कि प्रेसिडेंट इलेक्ट जो डोनाल्ड ट्रंप आए वो एक ऑफ रैम्प क्रिएट करें सऊदीज़ के लिए। अगर वो ईरानियन और वेनेज़ुएलियन ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं, इस पे अगर थोड़ी पाबंदी लगा सकते हैं, तो यहाँ मार्केट शेयर जो है सऊदी अरेबिया का बढ़ेगा। तो अब ये भी प्रॉब्लम होती है ना कि आप कह रहे हो मैं तो 10 ही बैरल बेचूँगा, तो यार आपके पास तो ज़्यादा ऑयल है नहीं, तो मैं किसी और के पास लेने जाऊँगा, तो जो मैं आपसे खरीद सकता था, जो आपका मार्केट शेयर था, अब वो किसी और का हो गया। तो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ जो है वो परेशान है इस चीज़ को लेके। ओपेक जो कार्टेल है, पूरा कार्टेल वाली कंट्रीज़ इसलिए थोड़ा अभी कॉन्फ्लिक्ट में है एक-दूसरे से, क्योंकि उनके लिए लॉजिकल ये है कि प्राइस कम है तो है ठीक है, जब डिमांड है ही नहीं तो हम आर्टिफिशियली कब तक प्राइस को ऊपर रखेंगे, हम पैसा इवेंचुअली लूज़ करेंगे ही करेंगे। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने एस्टिमेट किया है कि यूएस की जो शेल ऑयल इंडस्ट्री है ना, वो इतनी अच्छी है ड्रिलिंग में एंड इतने सस्ते दाम पे करती है कि आज सिर्फ अगर 300 रिग्स है ना, वो काम कर सकते हैं जो पहले 500 रिग करते थे 5 साल पहले, ठीक है? तो इतनी बढ़िया एफिशिएंसी है। एंड ट्रेविस डी स्टाइस जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, ठीक है? जो ये चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, अगर आप देखेंगे टॉप शेल प्रोड्यूसर के डायमंड बैक एनर्जी, उन्होंने इन्वेस्टर्स को कहा कि उन्होंने कहा प्लान किया था कि वो 22 से 24 रिग्स यूज़ करेंगे नेक्स्ट ईयर, लेकिन 18 रिग्स ही इतने अपना पूरा काम कर दे रही हैं। तो जियोलॉजी जो है वो इवेंचुअली हॉल्ट करेगी यूएस शेल इंडस्ट्री को, अगर ऑयल प्राइसेस हाई रहे तो, एंड दैट डे हैजंट अराइव्ड येट। तो लॉन्गर जितने दिन तक ओपेक प्लस हाई प्राइसेस रखता है, तो अपने लिए वो उतना ही बड़ा कब्र खोद रहा होगा, एंड प्रोडक्शन अगर वो नहीं बढ़ाता है तो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपको ऐसी वीडियोस रोज़ देखना पसंद है तो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।